हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का पेज नंबर 58 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। 3 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ जो एम्पायर था, रोमन एम्पायर था, उसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं तो स्टार्टिंग में क्या बताया गया है, द रोमन एम्पायर covered the vast stretch of territory that include the most of the Europe as we know it today and a large part of fertile Crescent and North Africa। अब जो रोमन एम्पायर था उसने एक बहुत बड़ी जो लैंड थी, स्ट्रेच जो था, लैंड जो थी टेरिटरी की, उसको कवर किया हुआ था। अब इसमें यूरोप का काफ़ी हिस्सा, जिसको आज के दिन में हम यूरोप के तौर पर जानते हैं ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा था रोमन एम्पायर में। और बहुत ही एक फर्टाइल क्रिसेंट क्या होता है, जैसे ये शेप होती है ना चांद की, ये वाली, इसे क्रिसेंट बोलते हैं। इस तरह का जो हिस्सा था एक नॉर्थ अफ्रीका का, उसका काफ़ी सारा हिस्सा, मतलब जिसको कि आज के दिन में हम यूरोप के तौर पर जानते हैं, और नॉर्थ अफ्रीका का काफ़ी सारा एरिया इसका हिस्सा था। In this chapter, we shall took at the way this empire was organized। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे कि किस प्रकार से इस एम्पायर को ऑर्गेनाइज किया जाता था, कैसे पॉलिटिकल फोर्सेस से यहाँ पर, और किस प्रकार से जो यहाँ पर जो डेस्टिनी थी उसको शेप दी गई थी। एंड द सोशल ग्रुप into which the people were divided, और क्या सोशल ग्रुप थे जिसके अंदर की यहाँ के लोगों को डिवाइड किया गया था। You will see that the empire embraced a वेल्थ ऑफ लोकल कल्चर एंड लैंग्वेजेस। अब तुम देखोगे कि यहाँ का जो लोकल कल्चर था, जो बहुत ही वेल्दी था, मतलब कि वेल्थ थी इनकी लोकल कल्चर को, लैंग्वेजेस को यहाँ की वेल्थ कहा गया है। दैट वुमन हैड अ स्ट्रॉन्ग लीगल पोजीशन, जो वुमेंस थी उनकी क्या थी, स्ट्रॉन्ग लीगल पोजीशन थी। देन दैट दे डू इन मैनी कंट्रीज टूडे, जैसा कि आज भी कई देशों में वुमेन की स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है, ऐसी उस समय थी। बट ऑल्सो दैट मच ऑफ द इकोनॉमी वॉज रन ऑन स्लेव लेबर, डिनाइंग फ्रीडम टू सब्सटेंशियल नंबर्स ऑफ पर्सन। और जो इनकी जो इकोनॉमी थी वो कैसे रन होती थी, स्लेव लेबर होती थी उसके अंदर, जिसके अंदर क्या होता था, कुछ लोगों को जो फ्रीडम थी वो नहीं दी जाती थी। जैसे स्लेव्स होते हैं, स्लेव्स को क्या होता है, उनकी फ्रीडम ख़त्म कर दी जाती है। फ्रॉम द 5th सेंचुरी ऑन, 5th सेंचुरी से ही द एम्पायर फेल अपार्ट इन द वेस्ट में इस एम्पायर का जो कुछ हिस्सा जो था वो गिरने लग गया था, ख़त्म होने लग गया था। बट रिमेन इंटैक्ट एंड एक्सेप्शनली प्रोस्परस, लेकिन प्रोस्परस हो रहा था किस साइड, ईस्टर्न हाफ, जो ईस्टर्न एरिया का था ना हिस्सा, उस तरफ ये प्रोस्परस हो रहा था। और जो खलीफेत हैं, खलीफेत के बारे हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में डिटेल में खलीफेत के बारे में पढ़ेंगे। अब इधर ब्लू बॉक्स जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंदर क्या बताया गया है, जो रोमन हिस्टोरियंस हैं उनको जो सोर्सेज मिले हैं, रिच कलेक्शन, वो कहाँ से मिल रहा है। देखो, सबसे पहले तो टेक्स्ट से, कहीं भी हमें जो सोर्सेज का हमें पता करना होता है किसी की हिस्ट्री का, तो टेक्स्ट हमें बताते हैं, डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है, और जो भी मटेरियल रिमेन्स है उससे पता चलता है। टेक्सचुअल सोर्सेज include histories of the period written by the contemporaries. These were usually called annals। अब जो टेक्सुअल जो सोर्सेज हैं वो, उसमें जो हिस्ट्रीज लिखी हुई मिलती है, वहाँ उस समय के जो लिखी गई थी वो हमें हिस्ट्रीज मिलती है। इसको क्या कहा है, अनेल कहा गया। अब अनेल क्यों कहा गया है, ये ध्यान से सुनना। बिकॉज द नरेटिव, क्योंकि जो लेखक थे वो इसे साल में एक बार लिखते थे, ठीक है, बार बार नहीं लिखते, साल में एक बार लिखा जाता था, इसलिए इसे अनेल कहा जाता था। लेटर, स्पीच, सरमन्स, लॉज, ये सब इसका हिस्सा होते थे। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज जो थे, जिसके अंदर क्या होती थी, इंस्क्रिप्शंस और पाइपरी। इंस्क्रिप्शंस क्या होती थी, सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम जानते हैं। इंस्क्रिप्शंस आपको पता है कि हार्ड सरफेस पे, जैसे स्टोन वगैरह पे जो लिखा जाता है उसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। इसलिए
ये काफ़ी संख्या में क्या है सर्वाइव करती है, क्योंकि हार्ड सरफेस होता है। इन बोथ ग्रीक एंड लैटिन, लैटिन लैंग्वेज में भी लिखी गई है इंस्क्रिप्शंस और ग्रीक लैंग्वेज में भी लिखी गई हैं। अब है सेकंड पाइपरी। पाइपरी क्या है? द पाइपरस वॉज अ रीड लाइक प्लांट। ये एक रीड की तरह एक प्लांट है, एक प्लांट का टाइप है। दैट ग्रो, कहाँ पर उगता है ये? अलोंग द बैंक ऑफ नाइल इन इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर जो नाइल रिवर है, नील नदी जिसको हिंदी में कहा जाता है, उसके किनारे पर ये उगता है। एंड वॉज प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस और राइटिंग मटेरियल, और इसको प्रोसेस किया जाता है राइटिंग मटेरियल बनाने के लिए। दैट वाज वेरी वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, और हर रोज़ की लाइफ में इसको यूज़ किया जाता था लिखने के लिए। ठीक है, तो ये प्लांट था जिसको यूज़ किया जाता था लिखने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट लेटर्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सर्वाइव्स ऑन पाइपरस। हज़ारों की संख्या में जो अकाउंट थे, लेटर्स थे या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, वो इस पाइपरस पर ही सर्वाइव किए हैं। एंड हैव बीन पब्लिश्ड बाय स्कॉलर्स, और स्कॉलर्स के द्वारा इनको पब्लिश किया गया, हु आर कॉल्ड पाइप्रोलॉजिस्ट। अब पाइप्रोलॉजिस्ट कौन है? जो पाइपरस पे लिखा हुआ था ना, उसको जो स्कॉलर्स पब्लिश करते थे उसे पाइप्रोलॉजिस्ट कहा गया है। तो ये भी डेफिनेशन यहाँ पर आ गई है। Material remains included a very wide assortment of items। अब जो मटेरियल जो बचा कुचा जो मिलते हैं उसके अंदर क्या मिलता है? बहुत सारी आइटम्स होती हैं। दैट मेनली आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवर, जिनको कि आर्कोलॉजिस्ट जो है डिस्कवर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में एक्सकवेशन एंड फील्ड सर्वे, खुदाई का काम किया जाता है जब भी। ठीक है, अब एग्जांपल यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं या दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, पोट्री, क्वाइंस, मोज़ेक्स एंड इवन एंटायर लैंडस्केप्स। अब यहाँ पर जिनको कि यूज़ किया जाता है एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी जो ऊंचाई से फ़ोटोग्राफ्स ली जाती हैं, जैसे हेलीकॉप्टर से या किसी और ऊंची जगह से। ईच ऑफ दी सोर्सेज कैन ओनली टेल अस जस्ट सो मच अबाउट द पास्ट। ये सब सोर्सेज हमें पास्ट के बारे में बताते हैं। एंड combining them can be a fruitful exercise, but how will this is done depends on this historian skills। ये आगे चलते हैं हम। अब यहाँ क्या बताया गया, जो मेन बात है यहाँ पर समझने की, वो क्या है? अब आते हैं रोमन एम्पायर पे। ये तो इसके लास्ट पेज में हमने नीचे सोर्सेज पढ़े कि कहाँ कहाँ से हमें इसके सोर्सेज जानने को मिलते हैं रोमन एम्पायर के बारे में। तो यहाँ पर क्या है? टू पावरफुल empires ruled over most of Europe, North Africa एंड मिडल ईस्ट इन द पीरियड। इस समय जो दो मोस्ट पावरफुल एम्पायर थे जो कि रूल कर रहे थे यूरोप पे और नॉर्थ अफ्रीका पे और मिडल ईस्ट पे, वो कौन से थे? यहाँ पर नाम दिया गया रोम एंड ईरान, रोमानियन एंड ईरानियंस। लेकिन क्या थे? आपस में राइवल्स थे। ठीक है, और किस पीरियड के दौरान इन्होंने रूल किया था? जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, और अर्ली पार्ट ऑफ द 17th सेंचुरी में इन्होंने रूल किया था, जिसको कि 630 सेंचुरी भी कहा जाता है। अब ये टू एम्पायर कौन से थे? रोम एंड ईरान। और द रोमन्स एंड ईरानियंस वर राइवल, दोनों ही आपस में राइवल्स थे। एंड फोर्ट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ देयर हिस्ट्री, और अपने इतिहास में क्या था, ये लड़ते ही रहे हैं एक दूसरे के साथ। देयर एम्पायर ले नेक्स्ट टू ईच अदर, उनके एम्पायर एक दूसरे के आगे ही थे, एक दूसरे के आसपास थे। सेपरेटेड ओनली बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, इनको सिर्फ एक नैरो स्ट्रिप थी लैंड की, वही अलग कर रही थी दोनों को। कौन सी स्ट्रिप थी? दैट रन अलोंग द रिवर यूफ्रेट्स, जो कि जो रिवर यूफ्रेट्स है उसके साथ साथ एक नैरो स्ट्रिप थी, वो इन दोनों को अलग करती थी, रोम को और ईरान को। इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट द रोमन एम्पायर। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। बट वी शैल ऑल्सो रेफर इन पासिंग टू रोम राइवल ईरान, लेकिन हम रेफर करेंगे ईरान के बारे में भी इसके अंदर रेफर किया जाएगा। इफ़ यू लुक एट द मैप, अगर तुम मैप में देखोगे, यू विल सी दैट द continents of Europe and Africa are separated by a sea that stretch
all the way from Spain in the west to Syria in the east. अब अगर हम मैप को देखते हैं, यहाँ पे जो मैप दिया गया है, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये सी है एक, ठीक है, इस तरफ क्या है, ये एल्प्स है, ये यूरोप का हिस्सा हो गया, और ये डेनूबी रिवर है, राइने रिवर है, यहाँ तक जो था रोमन एम्पायर का हिस्सा था। और इस मेडिटेरियन सी के इस साइड ये देखो सहारा डेजर्ट अफ्रीका का एरिया है सारा, तो ये सारा इस तरफ और इस तरफ का जो एरिया था रोमन एम्पायर के अंतर्गत ही आता था। दोनों को हार्ट ऑफ जो सी है वो कौन सा था, मेडिटेरियन सी को हार्ट कहा जाता था रोमन एम्पायर का, क्योंकि सेंटर में था टोटली, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या बताया गया, दिस सी इज कॉल्ड द मेडिटेरियन, इस सी को क्या कहा गया है, मेडिटेरियन कहा गया है। एंड इट वाज द हार्ट ऑफ रोम्स एम्पायर, और ये था हार्ट रोम एम्पायर का। रोम डोमिनेटेड द मेडिटेरियन, रोम जो था उसका अधिकार था मेडिटेरियन पर। एंड ऑल द रीजन अराउंड द सी, और जो भी इस सी के चारों तरफ जितना भी एरिया था उस पर, और सभी डायरेक्शंस में, नॉर्थ एज वेल एज द साउथ, नॉर्थ और साउथ द टू द नॉर्थ, नॉर्थ के अंदर द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर वर फॉर्म्ड बाय द टू ग्रेट रिवर्स राइने एंड डेन्यूबी। नॉर्थ के अंदर जो दो बाउंड्रीज थी टू रिवर्स की, राइने और डेन्यूबीज की, और साउथ के अंदर कहाँ तक, ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट कॉल्ड सहारा, साउथ के अंदर बहुत बड़ा ये सहारा डेजर्ट है, तो साउथ के अंदर क्या था, सहारा डेजर्ट था। दिस वॉज स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी वॉज द रोमन एम्पायर, ये जो विशाल जो स्ट्रेच था ना टेरिटरी का, इसे ही रोमन एम्पायर कहा गया है इसको। ईरान कंट्रोल द होल एरिया, ईरान जो था पूरे एरिया को कंट्रोल करता था, साउथ ऑफ द कैस्पियन सी डाउन टू द ईस्टर्न अरेबिया, साउथ में कैस्पियन सी से और ईस्टर्न अरेबिया तक, एंड सम टाइम लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एज वेल एज, और कई बार जो बड़ा हिस्सा था अफगानिस्तान का उसको भी। दीज टू सुपर पावर्स हैज डिवाइडेड अप मोस्ट द वर्ल्ड दैट द चाइनीज कॉल ताचिन। अब ये दोनों ही जो ईरान और रोम जो सुपर पावर्स थी उस समय, इन्होंने डिवाइड कर रखा था वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा, चाइनीज जिसे क्या कहते थे, ताचिन कहते थे, उस एरिया पर इन दोनों ही सुपर पावर्स का कंट्रोल था। तो आज के लिए इतना ही, आज इसको पढ़ के देखना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।